हाय। जब आप इंडोनेशिया की मैप को सर्च करके देखते हो, एकदम क्लीन सा मैप दिखाई देता है आपको। वेस्ट में आचे, ईस्ट में पापुआ, मतलब जैसा ये स्लोगन था वैसा ही मैप है। लेकिन अगर आप इंडिया के मैप को सर्च करते हो तो सर्वर के हिसाब से मैप दिखाता है आपको। 2-3 अलग अलग मैप दिखाया जाता है आपको। एक जगह जहाँ के लोगों को 100 साल पहले तक पता ही नहीं था कि इंडोनेशिया क्या होता है, आज देखो ना कोई प्रूफ मांग रहा है, ना कोई स्क्रूटिनी हो रहा है, ना कोई स्टेटमेंट देना पड़ता है। जबकि कश्मीर के साथ भारत का इतना डीप रूटेड कनेक्शन होने के बावजूद भी इंडिया को आज जगह जगह पर प्रूफ करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ता है। अब केवल इंटरनेशनल मैटर को चलो इग्नोर किया जा सकता है, पर अंदर का जो माहौल खराब है उसका क्या? We will not discuss this today। मेरा एक सवाल है कि आज जो वेस्ट पापुआ और कश्मीर के स्टेटस में ये अंतर है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार है एक ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशंस। इसके वजह से ही दोनों की स्थिति इतनी विपरीत है। तो यूनाइटेड नेशंस की इसी बायसनेस को आज हम एक्सपोज करेंगे। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ डिस्कशन की हम शुरुआत करेंगे कश्मीर के प्री कॉलोनियल हिस्ट्री से। तो 19th सेंचुरी में सिख एम्पायर के एक ट्रिब्यूटरी स्टेट डोगरा डायनेस्टी एकदम से रशिया जैसा अप्रोच लेते हैं। उसने लद्दाख, बाल्टिस्तान, दर्दिस्तान सारे जगह को कब्जा लेते हैं। बीच में वो चाइना से भी भिड़ गए थे, पता है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ये कश्मीर वैली डोगरास के पास आ जाते हैं। इसी तरह डोगरा डायनेस्टी पुचकू स्टेट से एक मल्टी एथनिक किंगडम में तब्दील हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये गिलगिट वाला इलाका डायरेक्ट डोगरा कंट्रोल में नहीं था। रशियन एक्सपेंशन के डर से ब्रिटिश ने यहाँ पर एक एजेंसी का गठन किया था। इसके खुद के एक पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थे, गिलगिट स्काउट्स के नाम से। खैर, ये डोगरा डायनेस्टी बस नाम का ही मल्टी एथनिक किंगडम था। पूरी तरह से ये एक हिंदू किंगडम था। एडमिनिस्ट्रेशन, एडुकेशन और जॉब में केवल डोगरा हिंदूस और कश्मीरी पंडितों को फेवर किया जाता था। मुसलमानों के लिए ना नौकरी था, ना अपॉर्चुनिटी और ना एडुकेशन था, तो बस भर भर के टैक्स। तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड रीडिंग के अनुसार यहाँ के 96% मुस्लिम पॉपुलेशन में से केवल 0.8% लोग ही एडुकेटेड थे। केवल 4% हिंदू यहाँ के सारे डिपार्टमेंट्स के मास्टर थे। यहाँ मुसलमानों को एक्सट्रीम प्रेशर झेलना पड़ता था। साल 1924 में तो एक सिल्क फैक्ट्री स्ट्राइक भी हुआ था, जिसको एक इनह्यूमन तरीके से दबाया गया था। हरि सिंह के समय तो ये और डेंजरस ऑटोक्रेसी में बदल जाते हैं। साल 1931 में राजा के खिलाफ प्रदर्शन के कारण अब्दुल कदीर नामक एक शख्स को जेल में डाल दिया जाता है। उस समय के एक प्रमुख शख्स शेख अब्दुल्ला इसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। हरि सिंह के इस ऑपरेशन से खुद हिंदू भी अब परेशान होने लग गए थे। साल 1932 में शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नामक एक पार्टी का शुरुआत करते हैं, जो 1939 में एक सेकुलर चेहरे के साथ इसका नया नामकरण होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसी सेकुलर आइडियोलॉजी शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस पार्टी के करीब लाते हैं। उन्होंने गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह कश्मीर में भी एक क्विट कश्मीर मूवमेंट चालू कर देते हैं राजा के खिलाफ। बाद में राजा उनको कैद कर लेते हैं। शेख अब्दुल्ला का जब ट्रायल हो रहा था तब उनको डिफेंड करने के लिए नेहरू जी आना चाहते थे कश्मीर में। उनको 5 घंटे तक बॉर्डर पर खड़े रह के वेट करना पड़ा था, तब जाकर एंट्री मिला, वो भी कस्टडी में। अच्छा, कश्मीर में एक तरह के मुसलमान तो नहीं रहते। जो नॉन कश्मीरी मुस्लिम लोग थे वो मुस्लिम लीग के साथ थे, जो प्रो पाकिस्तानी है, जबकि कश्मीरी लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, जो प्रो इंडिया है। इसी प्रो इंडिया स्टैंड के कारण जिन्ना के तरफ से काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था शेख अब्दुल्ला को, खासकर क्विट कश्मीर मूवमेंट के समय। अब आता है साल 1947। ये सबको पता है, पार्टीशन के बाद इन रियासतों को अपने फ्यूचर का फैसला खुद डिसाइड करने का अधिकार दिया गया था। सभी ने ही लगभग भारत से मिल गया था, केवल इन तीनों के अलावा। राजा हरि सिंह किसी के साथ में मिलना नहीं चाहते थे। वो कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। हाँ, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो साइन करेंगे दोनों के साथ, पर मिलेंगे नहीं किसी में, जो उन्होंने किया भी पाकिस्तान के साथ। अब उस समय कश्मीर का सिचुएशन कुछ सीरिया जैसा था। 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। 2, जब हजारों पहाड़ी मुस्लिम सैनिक वर्ल्ड वॉर 2 लड़के घर वापस आ रहे थे, तब राजा ने उन्हें अपने स्टेट फोर्सेस में शामिल करने से इनकार कर दिया। ऊपर से हेवी टैक्सेशन। इसके खिलाफ जब वहाँ विद्रोह शुरू हुआ तब राजा ने आर्मी भेज दिया क्रैकडाउन के लिए। इससे क्या हुआ, पुंछ के लोगों ने 50,000 तक लोग इकट्ठा किया और डोगरा रेजिम के खिलाफ बगावत कर दिया। 3, जुलाई 1947 में जब गिलगिट एजेंसी का कंट्रोल राजा को रिटर्न किया गया और राजा ने घनसरा सिंह जामवाल को उधर गवर्नर के तौर पे भेजा, तब गिलगिट स्काउट्स ने डोगरा गवर्नर के खिलाफ कूप कर दिया। क्योंकि गिलगिट और पुंछ एरिया के लोग थे मुस्लिम लीग के समर्थक, तो सबको यही डर था कि ये पाकिस्तान डेफिनेटली घुसपैठ करेगा इसके आड़ में। सितंबर में नेहरू जी पटेल को एक लेटर लिखते हैं इसके रिगार्डिंग। आगे वह ये भी कहते हैं कि राजा को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये चीज पाकिस्तान के खिलाफ एक ढाल बनकर उभरेगा। इसके 2 दिन के अंदर ही शेख अब्दुल्ला को रिहा किया जाता है। खैर, सबका शक एकदम सही निकला। पाकिस्तान के तरफ से इन रेबल्स को हेवी बैकिंग मिला। पुंछी रेबल्स के साथ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के पश्तून ट्राइब्स भी जुड़ गया और अक्टूबर को इन लोगों ने कश्मीर वैली पर धावा बोल दिया।
ये रेबल्स जब झीलम नदी को क्रॉस कर चुके थे तब हरि सिंह इमीडिएटली भारत से मदद मांगते हैं, बट क्योंकि कश्मीर तब भारत का हिस्सा नहीं था इसलिए इंडिया हेल्प नहीं कर सकता। ये फॉरेन टेरिटरी के लिए लड़ने जैसा होगा। तो 27 अक्टूबर को जब सिचुएशन और खराब हो रहा था, वो लोग अब बारामूला तक आ गए थे, तब राजा ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इसके बाद 300 सिख रेजिमेंट्स के सोल्जर्स को श्रीनगर में एयर ड्रॉप किया गया और एक जोड़ का फाइटिंग चालू हुआ। कश्मीर वैली के साथ साथ बल्टिस्तान और लद्दाख में भी फाइटिंग चालू हुआ, जहां पर स्कर्दू, द्रास और करगिल को वो लोग कब्जा लिया। इंडियन लीडर्स इस समय काफी चिंता में थे कि इतना पैसा और लोग डालने के बाद भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा। ऊपर से ये जम्मू कश्मीर के स्टेट फोर्सेस रिट्रीट करते समय सारे वेपन्स को छोड़कर आ गए, जिससे वो दुश्मनों के हाथों चला गया। लेकिन डोंट वरी, नवंबर 1948 में जनरल तिम्मैया एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करके जोजिला पास तक रीऑक्युपाई कर लिया था। इसी बीच साल 1947 में इंडिया यूनाइटेड नेशन को अप्रोच करते हैं उसके चार्टर 35 के थ्रू। 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन यहाँ पर एक सीज फायर लाइन ड्रॉ करते हैं और यही से ब्लंडर चालू होता है। मैंने डिटेल में इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, वो जाके देख लेना। जस्ट फ्लो को सही रखने के लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। डच इंडोनेशियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नीदरलैंड ने वेस्ट पापुआ को छोड़कर बाकी सारे आइलैंड्स पर इंडोनेशियन सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया था, ये कहते हुए कि ये लोग डिफरेंट है इसलिए हम रखेंगे इसे, तुम नहीं। इसके बाद 2 जगह पर 2 अलग सिनारियो चल रहा था। इंडोनेशिया एक तरफ सोवियत यूनियन के सपोर्ट से पागलों की तरह वेस्ट पापुआ को पाने की कोशिश कर रहा था, दूसरे तरफ नीदरलैंड वेस्ट पापुआ को फ्यूचर इंडिपेंडेंस के लिए तैयार कर रहा था। ऐसे में अब अमेरिका यहाँ पर एंट्री मारते हैं। उस समय इंडोनेशिया बहुत ही ज्यादा लाल रंग प्रेमी था। गाइडेड डेमोक्रेसी से लेकर वेस्ट पापुआ के खिलाफ वायलेंट मिलिट्री कैंपेन तक सब में कम्युनिज्म का एक गहरा छाप था। अमेरिका ने इसको कम करने के लिए नीदरलैंड के साथ इस विषय पे बातचीत करना शुरू किया कि वेस्ट पापुआ तुम इंडोनेशिया को दे दो। जॉन एफ कैनेडी ने डच प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिख के पूरी बात समझाया कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से केवल कम्युनिज्म को ही फायदा मिल सकता है। तो इंडिया उस समय इंपीरियलिज्म के खिलाफ था और सोशलिज्म के प्रति सॉफ्ट सिंपैथी रखता था। इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को फेवर करना चालू किया। सर जरफुल्ला खान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 घंटे तक बोल्ड स्पीच दिया कश्मीरियों पर डोगरा अत्याचारों के बारे में। ब्रिटेन ने ना इंडिया का कोई पॉइंट सुना और ना उसे बोलने दिया। मतलब कंप्लेन किया था यह विक्टिम ने, पर सुनी जा रही थी एग्रेसर की बात। वाह। 1962 में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क एग्रीमेंट साइन हुआ। इसमें ऐसा कहा गया वेस्ट पापुआ का कंट्रोल पहले यूएनटीईए के पास रहेगा, उसके बाद 1963 में इसे इंडोनेशिया को ट्रांसफर किया जाएगा। हैंडओवर करने के बाद 1969 तक एक प्लेबिसाइट हो जाना चाहिए पापुआंस की चॉइस के हिसाब से। बताओ, एक तो तुमने हैंडओवर करने के बाद बोल रहे हो प्लेबिसाइट करो, चलो तब भी ठीक है। लेकिन ये लोग इतने फ्रॉड थे। 1967 में यानी प्लेबिसाइट होने के 2 साल पहले एक अमेरिकन कंपनी ने सुहार्तो के साथ यहाँ के कॉपर माइन पर एक डील साइन कर लिया था। क्यों? चाहते तो पापुआंस आजादी भी मांग सकते थे, लेकिन नहीं, इनको भी पता है कि एक्ट ऑफ फ्री चॉइस कैसा होगा और हुआ भी कैसा। जबकि यूनाइटेड नेशन द्वारा कश्मीर पर प्लेबिसाइट करने के सुझाव को सुनो। 1, रीजन बाय रीजन जोनल प्लेबिसाइट करना और उस वक्त तक वहाँ के एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को यूनाइटेड नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रिप्लेस करना। 2, या फिर जो एरियाज इंडिया या पाकिस्तान को वोट करेगा उसे वो एरिया मिलेगा और कश्मीर वैली में एक प्लेबिसाइट होगा। 3, सीज फायर लाइन के बराबर डिवाइड होगा। नेहरू जी ने इस सुझाव को एलिस इन वंडरलैंड जैसा कहकर कंडेम किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्टर्न कंट्रीज के ऐसी बायसनेस ने कश्मीर का ये हालत बना दिया। लेकिन पूरा दोष हम यूनाइटेड नेशन को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये वेस्ट पापुआ आजादी चाहता था, किसी के साथ मिलना नहीं चाहता था। इनका बिल्कुल ही ये मकसद नहीं था कि एक यूनिफाइड न्यू गिनी फॉर्म करे। इसीलिए नीदरलैंड और इंडोनेशिया के अलावा कोई दूसरा देश यूनाइटेड नेशन के डायलॉग्स में मौजूद ही नहीं था। हाँ, आज पापुआ न्यू गिनी आवाज तो उठाते हैं, पर केवल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर, मिलाने के लिए नहीं। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट कम्प्लीटली इंडोनेशिया का इंटरनल मैटर बनकर रह गया, जबकि कश्मीर के लोग सेपरेट देश तो बनाना नहीं चाहते थे। हाँ, बाद में शेख अब्दुल्ला थर्ड ऑप्शन कहता रहता था, जेल भी जा चुके हैं इसके लिए, पर चाहत तो मिलना ही था पाकिस्तान या भारत के साथ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स के फॉर्मेशन के पहले ही यहाँ लॉबी करना शुरू कर दिए थे, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिए थे। आपको पता है, एक समय जिन्ना को ये बात खलता था कि कोई कश्मीरी बोलने वाला पॉलिटिशियन नहीं है जो कश्मीरियों को अप्रोच कर सकते हैं, जिससे शेख अब्दुल्ला की पॉपुलैरिटी कम हो। मतलब कश्मीर इशू पर शुरुआत से ही पाकिस्तान का एक पकड़ था, इसलिए ये मुद्दा केवल भारत का इंटरनल मैटर बनकर रहा ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के हर डायलॉग्स में भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया जाता था, चाहे वो एग्रेसर ही क्यों ना हो। जले पे सॉल्ट छिड़कने जैसा इंडियन आर्मी ने पूरा डोगरा टेरिटरी को बचा ही नहीं पाया। न, अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि नेहरू जी यूनाइटेड नेशन गए ही क्यों, उस समय तो यूनाइटेड नेशन को कोई भाव भी नहीं दे रहा था। देखो, किसी को नहीं पता होता कि आज जो कर रहे हैं उसका आगे चलकर क्या परिणाम होगा।
कश्मीर के एकदम सिमिलर डेडलॉक स्थिति था जूनागढ़। इसने पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। अब उसके अंदर आने वाले दो रियासत मंगरोल और बवारियाबाद ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। इसके बाद भारत ने उधर फौज भेजा और जूनागढ़ पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया। इसके बाद भारत ने अर्जी हुकूमत नामक एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आगे बढ़ाया। नवाब सब छोड़ छाड़ के कराची भाग गया और भारत ने एक प्लेबीसाइट के माध्यम से जूनागढ़ को हासिल किया। अब देखो, पाकिस्तान ने बिल्कुल ऐसा ही गेम खेला था कश्मीर में। नॉन कश्मीरी मुसलमानों में मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस बनाए रखा, गिलगिट स्काउट्स और पुंची रेबल्स को आगे रख के कश्मीर पर हमला किया। डोगरा डायनेस्टी के अंदर आने वाले दो रियासत हुंजा और नगर के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। तो कश्मीर के लिए नेहरू जी को यूनाइटेड नेशन जाना ही पड़ता। जब से यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान और इंडिया को समान नजरिए से देखना चालू किया, तब से ये चीज एक ब्लंडर में तब्दील हो गई। बाद में जब सोवियत यूनियन के साथ भारत का रिलेशन मजबूत हुआ, तब एक सैवेज रिप्लाई के साथ सोवियत यूनियन ने इस प्लेबीसाइट मुद्दे पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। पर हाँ, एक चीज में हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। 1948 तक पूंछ में आत्मा सिंह और लद्दाख में तिम्मैया बेहतर पोजीशन पे आ चुके थे। उन लोगों से डिस्कस करे बिना ही अचानक से सीजफायर ड्रॉ हो गया। इंडिया उनको और पीछे कर सकता था। इससे क्या हुआ, स्कर्दू और हाजी पीर पास उनके हिस्से में चला गया। अब पूरा डोगरा कश्मीर तो भारत के साथ नहीं आ पाया। ऐसे में एक टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए गोपालास्वामी अयंगार ने एक प्रस्ताव रखा इस जगह को एक स्पेशल स्टेटस देने के लिए। उनके ही ब्रेन चाइल्ड है ये आर्टिकल 370, जो जम्मू एंड कश्मीर को एकदम कंस्टिट्यूएंट कंट्री जैसा स्टेटस दे दिया। थैंक्स टू बख्शी गुलाम मोहम्मद कश्मीर को हमारे और करीब लाने के लिए। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।